हेलो गाइस, मैं आदिश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन, जो आप लोगों के सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? HCF 306 और 657 का कितना है? 9। और इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है और HCF दे रखा है। चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। तो आप लोग कहोगे पहली संख्या दे रखी है 306, दूसरी संख्या दे रखी है 657। इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है? 9। और इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या पूछा है? LCM पूछा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली संख्या कितनी दे रखी है? 306। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 306। उसके बाद दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657। दूसरी संख्या बराबर कितनी दे रखी है? 657। इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF कितना दे रखा है? 9। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमसे क्या पूछा है? LCM पूछा है। तो एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे। फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है? लासा गुणा मासा, यानी LCM इंटू HCF। इसमें मान रखेंगे तो पहली संख्या कितनी दे रखी है? 306। उसके बाद गुणा दूसरी संख्या कितनी दे रखी है? 657 बराबर LCM मुझे ज्ञात करना है इंटू HCF कितना दे रखा है? 9। 9 से 306 काट दो, आप लोग कैंसिल कर दो। कितने बार? तो आप लोग कहोगे 9 तिया 27, 9 चक 36, यानी 34 बार। तो यहाँ बचेगा 34 गुणा 657 बराबर कितना हो जाएगा? LCM। 34 और 657 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 22,338 बराबर कितना? LCM। इसे सीधा करके लिखेंगे तो LCM बराबर कितना आ गया? ये आ जाएगा LCM बराबर 22,338। यही आप लोगों का क्या हो गया? LCM। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या कि यहाँ पे पहली संख्या दे रखी थी 306, दूसरी संख्या दे रखी थी 657, दोनों संख्याओं का HCF दे रखा था 9। भाई एक फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, LCM निकालना, HCF कितना रख दिया? 9। 9 से 306 कितने बार कैंसिल कर दिए? 34 बार। 34 और 657 का गुणा करें तो 22,338 बराबर LCM सीधा करके लिख दिया। तो LCM बराबर 22,338। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF दे रखा था और HCF का यूज करके, प्रयोग करके हमने क्या निकाल दिया? LCM। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो आप लोगों के सामने है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल के n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6n, तो ये अंक 0 पर समाप्त होगी या फिर नहीं होगी। यानी हमें ये बताना है कि जो संख्या है 6n, क्या ये 0 पे समाप्त होगी या फिर नहीं होगी। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले n क्या है? यहाँ पे n है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या, यानी n जो है वो यहाँ पे क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका मतलब n के मान कौन कौन से हो सकते हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, उसके बाद डॉट डॉट। ये किसके मान हो सकते हैं? n के मान। कौन सी संख्या पूछी हमसे? 6n।
तो अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या कितनी है 6 पे घात n। ये हमें बताना है क्या इस संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 पे समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। तो चलो n के मान हम लेते हैं। सबसे पहले n का मान हम 1 लेंगे। तो अगर हम n का मान 1 लें तो जो संख्या है वो हमें कितनी प्राप्त होगी, तो आप लोग कहोगे 6 पे घात n, 6 पे घात 1, और 6 पे घात 1 का मान कितना होता है 6। इसका अंतिम अंक कितना है 6, जो कि हमारा 0 नहीं है। उसके बाद अगर हम n का मान 2 लें तो हो जाएगा 6 की पावर 2, जिसका मान कितना होता है 36। इस संख्या का अंतिम अंक कितना है 6, जो कि 0 नहीं है। उसके बाद हम लेंगे n का मान 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 3। 6 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से 16। इसका अंतिम अंक कितना है 6, जो कि 0 नहीं है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम n का मान 4 लें, 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 का 4 बार गुणा करेंगे तो 1296। इसका भी अंतिम अंक कितना है 6, जो कि 0 नहीं है। तो आप लोग समझ गए। इसी प्रकार n के मान तुम आगे भी लेते चले जाओगे, लेकिन इस संख्या का अंतिम जो अंक है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। अब 0 पे समाप्त क्यों नहीं होगा, तो भाई किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएं। क्या किए जाएं, उसके अभाज्य गुणनखंड। और उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और कम से कम एक बार 5 जरूर हों, यानी एक बार 2 और एक बार 5 जरूर हों उसके गुणनखंड में, तभी उसी संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में उस संख्या का अंक जो है, अंतिम अंक जो है वो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त तब होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे, उसमें कम से कम एक बार 2 आए और कम से कम एक बार 5 आए। चलो अगर हम 6 देखें, 6, तो 6 पे अगर देखा जाए n, तो 6 के गुणनखंड करोगे आप लोग तो क्या होंगे यहाँ पे 2 गुणा 3, और इसकी पावर यहाँ पे कितना है n, जिसमें 2 तो आ चुका है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। जबकि इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे कब समाप्त होगा, जब इसमें कम से कम एक बार 2, एक बार 5 और आ जाते तो इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो जाता। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम और एग्जाम्पल लें। जैसे मैंने आप लोगों से क्या 15 पे घात n, क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। तो आप लोग करोगे यहाँ पे, अगर हम n का मान 1 रखें तो यहाँ पे हो जाएगा 15 की पावर 1, जिसका मान कितना होता है 15। इसका अंतिम अंक कितना है 5, जो कि 0 नहीं है। उसके बाद अगर हम n का मान 2 रखें तो ये हो जाएगा 15 की पावर 2, और 15 का जब 2 बार गुणा करें तो हो जाएगा 2 से 25, जो कि इस संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं है। उसके बाद अगर हम n का मान 3 रखें तो हो जाएगा 15 की पावर 3, और 15 का जब 3 बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3375, जो कि इस संख्या का अंतिम अंक 0 नहीं है। तो आप लोग समझ गए, इन संख्या का अंतिम अंक जो है वो 0 नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, जब हम इसके 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3 गुणा 5। तो ये 15 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 3 गुणा 5। अगर हम इस संख्या में देखें तो इसमें 5 आ गए, इसमें क्या आ गए 5, लेकिन इसमें 2 नहीं हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, केवल 5 आने से भी काम नहीं चलेगा और केवल 2 आने से भी काम नहीं चलेगा। लेकिन अब आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे अगर केवल 2 आए तब भी काम नहीं चलेगा, केवल 5 आए तब भी काम नहीं चलेगा। तो आप लोग समझिए, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब ही समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आए। तो ये इस स्थिति में उस संख्या का अंतिम अंक किस पे समाप्त होगा 0 पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने आप लोगों से कहा यहाँ पे यहाँ से हटा दे रहे, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा संख्या है आप लोगों के सामने 30 है, ठीक है। अगर हम 30 की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम 30 की घात यहाँ पे 1 लगाएं, 30 की पावर n लगाएं, अब पूछें क्या इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त होगा या फिर नहीं होगा। तो चलो चेक करो आप लोग। तो सबसे पहले n का मान अगर हम 1 रखें तो हो जाएगा 30 की पावर 1, जो कि इसका मान कितना होगा यहाँ पे 30। इस संख्या का अंतिम अंक कितना है 0। अगर हम n का मान 2 रखें तो हो जाएगा 30 की पावर 2, और 30 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9 से। इसका अंतिम अंक कितना है 0।
उसके बाद अगर हम n का मान 3 रखें तो हो जाएगा 30 की पावर 3, जिसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 27,000, जिसका अंतिम अंक कितना है 0। तो आप लोग समझ गए इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो रहा है। तो ऐसी इसमें क्या विशेषता है, तो जब आप लोग इसके गुणनखंड करोगे आप लोग 30 के, तो क्या हो जाएंगे 2, उसके बाद 3 और उसके बाद यहाँ पे कितना 5। अगर हम इसमें देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ गए और 5 भी आ गए। सही है, तो कम से कम एक बार 2 आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी बार हों हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम एक बार 2 आ जाए, एक बार 5 आ जाए, तो इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त हो जाएगा। अन्यथा की स्थिति में एक एक आने से भी काम नहीं चलेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग क्या समझे कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 आए और एक बार 5 आए, अन्यथा की स्थिति में उस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 6 की पावर n। अगर हम 6 के संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे n। ठीक है, अब इसके अभाज्य गुणनखंड में देखें 2 आ गया लेकिन 5 नहीं आया, तो आप लोग समझ गए होंगे इस संख्या का अंतिम अंक 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 हैं लेकिन 5 नहीं हैं। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, अतः किसी प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 हैं, जिसमें 2 हैं लेकिन 5 नहीं। तो आप लोग समझ गए होंगे किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 पे तब समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 आए और कम से कम एक बार 5 आए। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने लिखा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, और आप लोगों के सामने लिखा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 और प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों। आप लोगों को बताना है ये भाज्य संख्या है और ये क्यों है। चलो, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें इसमें, तो ये आप लोगों के सामने क्या संख्या दे रखी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का यहाँ पे कितना 13। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना 11 7 77 गुणा 13 और प्लस का कितना 13। 77 और 13 का गुणा करें हम तो ये कितना हो जाएगा 13 7 91, 13 7 91 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 100, यानी 1001 और प्लस का कितना 13। इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1014। तो अब आप लोग समझ गए होंगे 1014 कैसी संख्या है। 1014 जो है वो एक कैसी संख्या है, यहाँ पे भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो ये तो आप लोग लिख सकते हो, अतः दी गई संख्या भाज्य है, दी गई संख्या भाज्य है, क्योंकि यह 2 से कैंसिल हो जाती है, क्योंकि
क्योंकि यह 2 से विभाजित होती है, 2 से विभाजित होती है। तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी कैंसिल हो जाती हैं, कट जाती हैं, मतलब विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। अब 1014 में 2 का भाग भी चला जाएगा और 13 का भी भाग चला जाएगा, तो ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि ये 2 से विभाजित होती है और 13 से भी विभाजित होती है। तो ये इसका दूसरा तरीका और भी है, जैसे आप लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस का यहाँ पे कितना? 13। इसमें 2 पद हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये। इन दोनों पदों में से अगर हम 13 कॉमन लें तो कितना बचेगा? यहाँ पे 7 गुणा 11 और प्लस यहाँ कितना बचेगा? 1। अब आप लोग खुद बताओ, आप लोगों के सामने ये संख्या लिखी है, इस संख्या में 13 का भाग चला जाएगा, नहीं तो आप लोग देखो, अगर हम इसमें 13 का भाग दें तो 13 से भाई यहाँ पे 13 कैंसिल हो गए, 13 का भाग चला गया। सही है? तो आप लोग समझ गए, जिस संख्या में जो संख्या किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है तो ऐसी संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो इसको हम डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि यह, यहाँ पे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि यह कितने से विभाजित होती है? 13 से विभाजित होती है। तो आप लोगों को जो दोनों में कॉमन दिख रहा हो उससे भी भाग चला जाएगा इस संख्या में, तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर इसे आप लोग सॉल्व कर लो, उसके बाद लिख लो, जिसमें आप लोगों को जौन सा मेथड अच्छा लगे उस वाली मेथड से आप लोग कर सकते हो। सही है? उसके बाद इसमें एक सेकंड प्रश्न भी लिखा है, क्या है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस कितना लिखा है? प्लस उसके बाद 5, प्लस के 5। अब आप लोगों को ये बताना है यह संख्या कैसी है? भाज्य है तो भाज्य क्यों है? तो आप लोगों को पता है इसमें 2 पद लिखे हैं, एक पद यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरा पद ये लिखा है। भाई गुणा में चाहे कितनी भी संख्या लिख दे, ये एक ही पद माना जाएगा। तो ये उसके बाद प्लस लगा के वो दूसरा पद लिखा है। अगर इन दोनों में से कॉमन देखें तो आप लोग कहोगे 5 कॉमन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और उसके बाद प्लस का कितना बचेगा? यहाँ पे 1। आप लोगों के सामने ये बचा। अब इस संख्या में हमें दिख रहा है किसका भाग चला जाएगा? 5 का भाग चला जाएगा। और जब इतनी बड़ी संख्या में 5 का भाग दोगी तो भाई 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 5 का भाग चला जाएगा। और जब इस संख्या में 5 का भाग चला जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे ये एक कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या भाज्य है क्योंकि यह 5 से विभाजित होती है, 5 से विभाजित होती है। आप लोग चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, होती है। ठीक है? आप लोग चाहो तो इन सभी का गुणा कर लो, उसके बाद उसमें 5 जोड़ लो, उसके बाद पता कर लो कि यह संख्या किससे विभाजित होगी। सही है? तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये भाज्य है या फिर कैसी है। ठीक है? अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप लोगों के सामने है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्त के आकार का। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना टाइम लगता है? सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, कहाँ से चलते हैं? एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो वो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यहाँ पर रवि और सोनिया 2 लोग हैं जो कि वृत्त के आकार के पथ पर क्या लगा रहे हैं? यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है, जबकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है।
तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वृत्त के आकार का एक मैदान बनाएंगे। ये हमने एक क्या बना दिया, वृत्त के आकार का एक मैदान बना दिया। जब हमने वृत्त के आकार का मैदान बना दिया तो इसमें लिखा है एक ही स्थान से, तो मान लो इस वाले स्थान से दोनों लोग क्या करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद लिखा है एक ही दिशा में, तो एक ही दिशा में या तो यहाँ पे दोनों इधर की ओर चल रहे हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। रवि और कौन है, सोनिया। तो ये रवि दोनों, यहाँ पे रवि और सोनिया दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों घड़ी की दिशा में चल रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही समय से चलना प्रारंभ करते हैं। रवि को यहाँ से यहाँ तक आने में 12 मिनट लगता है, जबकि सोनिया को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में 18 मिनट का समय लगता है। तो ये बात हम लिख सकते हैं, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। रवि को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट, ठीक है। और सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब पूछा है हमसे, अगर सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है और रवि एक चक्कर 12 मिनट में लगाता है, तो पुनः वह दोनों इसी स्थान पर कब मिलेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने जो संख्याएं दे रखी होती हैं, इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे अगर देखा जाए, 2 व्यक्ति के साथ 3 व्यक्ति भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये सवाल यहाँ पे अगर देखा जाए चक्कर के बजाय यहाँ पे बत्तियाँ भी बोल सकता है और घंटियाँ भी बोल सकता है। जैसे बोले कि एक जो घंटी है वो 12 मिनट के बाद, दूसरी घंटी जो है वो 36 मिनट के बाद, तथा तीसरी घंटी जो है 72 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो एक साथ कब बजेंगी। तो ऐसे प्रश्नों को हल करते समय जो भी संख्या दे रखी होती हैं, उनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन सी संख्या दे रखी हैं, तो आप लोग कहोगे 18 और कितनी यहाँ पे 12। तो 18 और 12 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 12 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम 18 के गुणनखंड करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और गुणा 3, 3 तरह का 9 दूनी 18। अगर हम 12 के गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 और गुणा यहाँ पे कितना 3, यानी 3 दूनी 6 दूनी 12। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3 की पावर 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 2 और इंटू यहाँ पे कितना 3। अब मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम में मैंने आप लोगों को बताया था, जितने भी यहाँ पे प्राइम फैक्टर होते हैं वो हम सभी लेते हैं, उनमें से भी अधिक घातों वाले लेते हैं और उन सभी का क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं, यहाँ पे 2 है और 3 है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो यहाँ पे हमने 2 को भी लिया और 3 को भी लिया। अब इसमें से भी अधिक घातों वाले लेने थे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो हम अधिक घात वाले लेंगे 2 की पावर 2। अगर हम 3 में देखें तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 2। अगर हम इसका मान निकालें तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। 4 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं का
एलसीएम कितना है 36। और इसका मतलब ये भी है कि रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मतलब इसी पर कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करते समय हम क्या करेंगे, जो भी संख्या दे रखी होंगी उनका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब देखो यहाँ पे कैसे मिलेंगे। रवि जो है एक चक्कर 12 मिनट में लगा देता है। रवि एक चक्कर कितने मिनट में लगाता है, 12 मिनट में। तो 36 मिनट में ये कितने चक्कर लगाएगा, 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 12 मिनट में एक चक्कर, फिर 12 मिनट में एक चक्कर, यानी 36 मिनट में जो रवि है वो कितने चक्कर लगाएगा, 3 चक्कर। और 3 चक्कर लगाने के साथ वह किस स्थान पर होगा, अभी इस स्थान पर। लेकिन जो सोनिया है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है, तो 18 मिनट में एक चक्कर, फिर 18 मिनट में एक चक्कर, और 18 मिनट और 18 मिनट कितने हो गए, 36 मिनट। इसका मतलब आप लोग समझ गए, सोनिया जो है वो कितने चक्कर लगा पाएगी, 2 चक्कर। और 2 चक्कर के साथ लगाने के बाद वह किस स्थान पर होगी, इस स्थान पर। तो आप लोग समझ गए होंगे 36 मिनट में रवि के 3 चक्कर होंगे इसी स्थान पर, और 36 मिनट में सोनिया के कितने चक्कर होंगे, 2 चक्कर होंगे इसी स्थान पर, और दोनों इसी पॉइंट पर होंगे जहां से उन्होंने दौड़ को प्रारंभ किया। तो आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्नों को हम हल करते समय जो भी संख्याएं दे रखी होती हैं हम उनका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न कैसे लगे हैं आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कोई भी समस्या है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दें कि भाई यहाँ पे ये समस्या है, तो उसकी वो समस्या भी आप लोगों की सॉल्व की जाएगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट यहाँ पे अगर देखा जाए क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे कोई भी संख्या है यहाँ पे अपर में कैसे होती है। जैसे क्वेश्चन हमारे बनते हैं रूट में 2, रूट में 3, ये संख्या हमारी अपर में संख्या होती है। ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।